हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपको वीडियो इसी तरह से प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज हम लेके आए हैं अध्याय 3, जिसमें हमने धातु अधातु उपयोगों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें और क्वेश्चन जो हमारे MP बोर्ड एग्ज़ाम्स के नज़रिए से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में साल दर साल आते रहते हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जितना तुम्हें पढ़ाया जा रहा है पूरा NCERT बेस पढ़ाया जा रहा है। जो मैटर तुमको प्रोवाइड कराया जाएगा वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है। अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हैं या आपको टॉपर बनना है तो आपको ये मैटर करना ही पड़ेगा तैयार। और आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोचिंग हमारी जो चलती है आपके ये रनौत नगर परिषद से चलती है। तो आज ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बातें जो हुई हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखो, हमने पढ़ा था धातुएं अधातुएं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो सोडियम पहली बात तो क्या है, एक धातु है। अब ये कैसी धातु, ये ऐसी धातु है, अगर इसको हम मान के चलो खुले में छोड़ देते हैं तो ये क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। अच्छा, अभिक्रिया क्यों कर लेती है। देखो, इसको थोड़ी सी ही वायु के संपर्क में आएगी, थोड़ी सी वायु के संपर्क में आने पर ये वायु से क्या करती है, अभिक्रिया कर लेती है। अभिक्रिया कर लेगी और ये जलने लगेगी। तो देखिए, हम इसके बारे में लिख लेते हैं, है ना। इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, सोडियम, है ना, ठीक है। सोडियम हमारी क्या है, सोडियम सर्वाधिक सोडियम सर्वाधिक अभिक्रिया, सोडियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। सोडियम क्या है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। सोडियम क्या है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम सामान्य ताप पर भी क्या कर लेती है, सामान्य ताप पर भी तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम, आगे लिख लो, सोडियम सामान्य ताप पर भी ये क्या कर लेती है, सामान्य ताप पर भी वायु से अभिक्रिया कर। थैंक गॉड। चलो, इसी बीच हमारी लाइट भी आ गई है ना, तो ये क्या करती है इसी बीच लाइट भी आ गई है, तो आप और अच्छे से देख पा रहे होंगे ना। तो क्या होता है, ये क्या होता है, जो वायु में घुली नमी तथा ऑक्सीजन के साथ वायु में, अच्छा इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और आगे लिख देते हैं कि वायु में घुली नमी तथा ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन से क्रिया क्या करती है। देखो, वायु में जो नमी और ऑक्सीजन, वायु में देखो, वायु क्या है, एक प्रकार से हमारा मिश्रण है। वायु देखा जाए तो क्या हमारा एक प्रकार से मिश्रण है, जिसमें वायु क्या होता है, मिश्रण ही है ना। इनमें बहुत सी चीजें मिली हुई हैं, वो मिश्रण कहलाता है। तो वायु क्या है, हमारे ताप पर भी वायु में घुली नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती है, वायु में घुली ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। और इसे क्रिया करके आप देखो, अगर क्रिया करेगी तो क्या करेगी, क्रिया करके क्या हो जाता है, क्रिया करेगी और खुले में रखने पर आग पकड़ ले, क्रिया करके आसानी से जलने लगती है, या आग पकड़ने करके आसानी से आग पकड़ लेती है, लिख लेते हैं, आग पकड़ लेती
आग पकड़ लेती है। देखो सोडियम सर्वाधिक अभिक्रियशील धातु है, ये तो हमें ध्यान रखना है। देखिए सोडियम क्या है, सर्वाधिक अभिक्रियशील धातु है। ये सोडियम सामान्य ताप पर भी वायु में घुली हुई नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके आसानी से क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, और इसी कारण, अब यहाँ लिख सकते हैं इसी कारण सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, मैं कह रहा हूँ 100% सिक्योर है आपके लिए। देखो भाई जो बताते जा रहे हैं, अगर तुमको अगर अच्छी परसेंट बनानी है तो करते चलना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है तो है। ठीक है, समझ रहे होगे, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियशील होती है, इसीलिए इसे क्या करते हैं, सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियशील होता है। अगर इसे हम खुले में छोड़ देंगे तो थोड़ी सी वायु में जो उपस्थित घुली हुई ऑक्सीजन होती है, नमी होती है, उसके साथ क्रिया करेगी और ये स्वतः ही जलने लगेगी या आग पकड़ लेगी। इसी कारण से हम इसे क्या करते हैं, इसी कारण से हम इसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। हम अगली हेडिंग हमारी क्या है वो देख लेते हैं ना, खनिज। अच्छा खनिज क्या होते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, खनिज वीडियो पोस्ट करके भी लिख सकते हो यार, है ना। देखो खनिज क्या होते हैं, अब सीधी सी बात है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, मान के चलो पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु एवं उनके क्या पाए जाए, धातु या उनके यौगिक पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में, चलो लिख ही लो, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ लिख लेते हैं, प्राकृतिक पदार्थ या यौगिक, है ना, या यौगिक पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ एवं यौगिक, है ना, क्या पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ एवं यौगिक जिनमें क्या लिख सकते हैं, जिनमें क्या पाया जाएगा, धातुएं या उनके यौगिक, प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में। अच्छा ऐसा पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ, एक सेकंड रुकिए, पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ जिनमें, मैं बहुत शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ आपके लिए, आंसर भी इतना लेंथी ना हो, है ना। पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ जिनमें क्या हुए, धातुओं के क्या पाए जाए, जिनमें धातुएं या धातुओं के थोड़ा बहुत गुण या थोड़े बहुत इनके यौगिक या गुण पाए जाए, धातुओं के यौगिक, ठीक है, धातुओं के यौगिक या क्या होगा, या जैसे धातुओं का यौगिक है या किसी न किसी रूप में धातु के यौगिक पाए जाए। पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाएं, धातुओं के यौगिक किसी न किसी रूप में, ऐसा लिख लो, किसी न किसी रूप में पाए जाएं, किसी न किसी रूप में क्या वो पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाए जाते हैं, इन्हीं खनिज कहते हैं, इन्हीं, अरे ये नहीं कहा को, पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं, असल में खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला, खनिज देखो किसी प्रकार से कोई ना कोई चीज़ जो मान के चलो हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थ है जिनमें धातुओं के क्या पाए जाए, जो प्राकृतिक पदार्थ हैं इनमें धातुओं के गुण या धातुओं के यौगिक किसी ना किसी रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अच्छा खनिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज क्या, खनिज, गैंग और अयस्क, ये तीन चीज़ तो मैं बहुत मोस्ट रहने वाली है। देखो खनिज के बाद में हमारा क्या आ जाता है, खनिज के बाद में आता है हमारा अयस्क,
उसके बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। खनिज के बारे में हम देखते हैं, अयस्क के बारे में, है ना। क्या होता है हमारा अयस्क, अयस्क है ना। खनिज के बाद हमारा आता है अयस्क। थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मान के चलो ऐसे खनिज, ऐसे खनिज, देखो ऐसे खनिज, क्या ऐसे खनिज या ऐसे खनिज जिसमें धातुओं का, क्या ऐसे खनिज जिसमें, ऐसे खनिज जिसमें धातुओं, ऐसे खनिज जिसमें धातु का क्या हो जाए, ऐसे खनिज जिसमें धातुओं का आसानी से या लाभदायक तरीके से, आसानी, रासानी या लाभदायक, आसानी यही लिख देती हैं यहाँ, लाभदायक, आसानी या लाभदायक, ठीक है। आसानी या लाभदायक क्या कर सकते हैं, लाभदायक तरीके से, आसानी या लाभदायक तरीके से, देखो आसानी से या लाभदायक तरीके से हम उनका क्या कर सकते हैं, आसानी या लाभदायक तरीके से हम उनका निष्कर्षण किया जा सकता है, वो अयस्क कहलाते हैं। क्या करने, आसानी या तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, क्या कर जा सकते हैं अपन, उनका निष्कर्षण कर सकते हैं ना, निष्कर्षण है ना, एक मिनट, निष्कर्षण क्या कर सकते हैं, किया जाता है ना, किया जाता, क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। लिख लेते हैं अयस्क, अयस्क, अयस्क कहते हैं या कहलाते हैं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे खनिज जिसमें धातु का आसानी से या लाभदायक तरीके से क्या कर जाए, निष्कर्षण, उनको अलग किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, अलग करना, ठीक है। उसे अलग करने की को ही हम क्या कह सकते हैं, निष्कर्षण किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क। अब इसके बाद में हम देखते हैं गैंग। तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, है ना, नोट कर लो एक बार फटाफट। चलिए हम देखते हैं अब क्या, गैंग। हे भैया ऐसा पढ़ाया जा रहा है या कौन सी गैंग बनाई जा रही है ना। चलो क्या, गैंग देख लो भैया, गैंग में पढ़ा रहा हूँ तो गैंग बना भी लूँगा। वीडियो को लाइक कर देना, नहीं गैंग भेजाऊँगा तुम्हारे पास, अगर वीडियो लाइक और कमेंट और शेयर नहीं किया तो समझ लेना भैया, गैंग भिजवा दूंगा मैं। क्या कहते हैं गैंग कि पृथ्वी से प्राप्त, क्या कह रहे हैं ये, पृथ्वी से प्राप्त, मान के चलो पृथ्वी से हमें क्या प्राप्त होगा कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क, क्या खनिज अयस्क, आहा क्या बात है, खनिज भी है और अयस्क भी है, ठीक है। अयस्कों, खनिज अयस्कों में क्या हो जाएगा, मान लो खनिज अयस्कों में क्या हो जाता है, मिट्टी, रेत आदि होती है। खनिज अयस्कों में क्या होती है, मिट्टी है, रेत है आदि, क्या है भाई साहब, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में जो मिट्टी, रेत आदि जो होते हैं, जैसे मान के चलो कई अशुद्धियाँ होती हैं, रेत आदि जैसी, और भी लिख लो भैया, जैसी कई अशुद्धियाँ। अच्छा तुम तो नहीं लिख लेते हिंदी में अशुद्धियाँ, देख लेना बेटा, साइंस है ये, थोड़ी थोड़ी गलतियों से ही हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना। क्या हो जाएगा, अशुद्धियाँ, 10th में है अपन, ध्यान रखना। क्या होता है, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हीं तो गैंग कहेंगे, क्या कहेंगे, गैंग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो ये तुम्हारे अयस्क खनिज और गैंग। मैं कह रहा हूँ लिख लो, आएगा, नहीं आए तो फिर मुझसे बात करना, ये आने वाला है, पक्का है। तो देखिए पृथ्वी से जो खनिज प्राप्त होते हैं उसमें जो कुछ अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। देखो कोई भी खनिज प्रॉपरली नहीं मिल जाता, तो हमें कोई लोहा मिल रहा है, कहीं लोहे की प्राप्त हो रहा है, मान के चलो कहीं उत्खनन करवाया, मान लो हमारे पास ऐसे, देख लीजिए, अब ये मत कहना ये क्या है, मान लो इस तरह से एक ये पर्वत था या एक पठार था, यहाँ पे क्या करवाया गया, उत्खनन। उत्खनन तो जानते हो ना, वहाँ पे खुदाई करवाई गई। मान लो इस बार एरिया से खुदाई पता चला, पहले इसमें पता चला कि यहाँ से खुदाई करवाई जा रही है, इससे क्या मिलने वाला है, मान लो यहाँ से हमें कोई धातु प्राप्त होने वाली है, लोहा है, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे सोना मिलने वाला, चांदी मिलने वाला, कुछ ही मिलने वाला है। तो भाई साहब वो तुम्हें प्रॉपरली नहीं मिलने वाला कि यहाँ पे बिल्कुल चांदी या सोना, मान के चलो यहाँ पे सोना रखा ही है, ले सोने की पत्थर ही उठा ले, या यहाँ पे तुमको लोहा रखा ही है, क्या रखा है, लोहा रखा है, ले जाओ, या क्या है, ये क्या मिलेगा, उसके साथ में मिट्टी भी मिलेगी, रेत भी मिलेगी, तो उसको पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, पृथक मतलब कि अलग किया जाता है, उसको निकालने के बाद प्योरिटी उसकी एक अलग से धातु तैयार की जाती है, वो फिर धातु अलग से की जाती है, उसकी जो अशुद्धियों को हटाकर तब वो धातु बनती है। तो इसी प्रकार से गैंग क्या होता है, जो पृथ्वी से हमें खनिज प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भैया उसमें जो अशुद्धियाँ मिली रहती हैं उसी को तो गैंग कहते हैं। अब तो समझ में आ ही रहा होगा ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई साहब, लोहे, अब जैसे लोहा है, अच्छी बात है, लोहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। अच्छा लोहा तो जानते हो ना, लोहा सबके घर पे होगा, लोहे को जंग से बचाया कैसे जा सकता है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ठीक है, लोहे को जंग, ठीक है बेटा, लोहे भी जंग लड़ रहा है, लोहे को जंग से बचाने, जो को जंग से बचाने के लिए दो कारक, यानी बचाने के लिए दो कारक। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसको हल्के में मत लेना, आमतौर पे सभी को आता होगा, बहुत पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो कारक। इस क्वेश्चन की तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, 10th क्लास में बार बार लिखा मिलेगा ये क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए तरीके। देखो लोहे पर जंग लग रही तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, लोहे पर अगर जंग लग रही है, मेरे पास मान के चलो एक लोहे पर जंग लगना, मान लो मेरे पास ये क्या है, अब ये मत सोचना ये हमारे पास एक सरिये का टुकड़ा है, क्या है, सरिया का टुकड़ा है। तो सरिया क्या है, एक धातु होगा, धातु यानी कि लोहे का टुकड़ा है। अच्छा मैं इसे खुले में रखूँगा, तो देखो जंग लगना क्या होता है कि जब लोहे को जंग लग रही है, तो जंग लगना होता क्या है, जब भी कोई धातु क्या होती है, वायु एवं नमी के संपर्क में आती है तो उस पर क्या लग जाती है, जंग का एक और नाम है संचरण। क्या होता है, संचरण। देखो इस संचरण को भी ध्यान रखना, ये शब्द तुम्हें दे ही देता है। तो ये मान के चलो खुले में हमने इसको फेंक दिया, बाहर फेंक दिया हमने, इसको बाहर डाला हुआ है, बारिश यानी हवा पानी सब कुछ हो रहा है इसके साथ में। तो कुछ समय बाद इस पर क्या आने लगेगी, भूरी एक परत चढ़ने लगेगी, इस पर क्या चढ़ने लगेगी, भूरी रंग की एक परत चढ़ने लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो भाई ये जंग क्यों लग रही है, या तो देखो इसको हम अगर वायु या नमी के संपर्क में इसको नहीं जाने देंगे तो जंग नहीं लगेगा। जंग कब लगता है, जब कोई धातु क्या होती है, वायु और नमी के संपर्क में आ जाती है, तब क्या होता है, हमारी जंग लगती है। अच्छा ऐसी बात है सर, कुछ तो कह रहे होंगे, कहाँ ही पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है, तो पता था, लेकिन उसके ऊपर जो भूरी परत है वो पता नहीं होगी, ठीक है। तो बचाने के तरीके क्या हो सकते हैं इसकी, देखिए बेटा इसको बचा कैसे सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मान के चलो जो है लोहे को जंग से बचाने या संरक्षण के दो तरीके हम कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको या तो क्या कर सकते हैं हम, लोहे की कोई भी हमारे पास वस्तु है कि लोहे की, मान के चलो लोहे की वस्तु है, मान लोहे की वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका है लोहे की वस्तु को पेंट करके जंग से बचाया जा सकता है। किससे, जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, लोहे की वस्तु को
पेंट करके उसे हम जंग से बचा सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर, मान के चलो एल्यूमिनियम की कोई परत चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, मान के चलो एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ा दी, एक पतली सी परत चढ़ाकर, है ना, इस्पात की वस्तुओं के ऊपर। देखो एक और पॉइंट में, ये पॉइंट 1 लिखना। इस्पात मतलब लोहे की वस्तु है ना, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ा कर लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाकर उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, जंग से बचाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। तो भाई ये मेरी भाषा है, क्या है, ये मेरी भाषा है कि लोहे की वस्तुओं को हम जिंक की पतली परत चढ़ाकर भी बचा सकते हैं और उन पर किसी प्रकार से कोई पेंट लपेट दे, किसी भी प्रकार का, जो हम पुताई के काम में जो चीज़ें आती हैं उसी को बोलते हैं ना पेंट, तो उसको पेंट करके हम बचा सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने अभी बताया था, अगर हमारे पास एक इस प्रकार की छड़ है और हमने उसको खुले में छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वायु नमी के संपर्क में रहेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जंग लगना प्रारंभ हो जाएगी, उस पर भूरी भूरी परत चढ़ने लगेगी। ठीक है, इसी इन चीज़ों से बचाने के लिए हम इस पर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छी सी बात है। चलिए अच्छा देखिए एक क्वेश्चन, अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या होता है कि मान के चलो, हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे देखिए मान के चलो सोना चांदी, अरे क्या है भैया, सोना चांदी तथा क्या और क्या कर सकते हैं हम, सोना चांदी तथा प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम। देखो सोना चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लो जब तक। चलिए, क्या हमारा सोने चांदी तथा प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम सोना चांदी कैसे भी करके लिख सकते हैं हम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए बनाने में क्यों किया जाता है, देखो सोना और तथा सोना चांदी प्लेटिनम भाई ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रिया करती ही नहीं है, मतलब नाम मात्र की, ये अभिक्रियाशील धातु नहीं है, इसीलिए इनका क्या किया जा सकता है इनसे आभूषण बनाए जा सकते हैं। देखो सोने के कितने आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी की बनाए जाते हैं, प्लेटिनम से भी बनाए जाते हैं। इनसे ही आभूषण क्यों बनाए जाते हैं, हम सोडियम से नहीं बना सकते, क्योंकि भाई सोडियम से नहीं बनाया जा सकता, वो अभिक्रियाशील होती है, वो तुरंत ही आग पकड़ लेती है। इससे हम सोने चांदी के हम आभूषण बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इसी का आंसर लिखती है अपन। चलो लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, मज़ा आएगा, पढ़ते चलिए आराम से ना। देखो अब क्या होता है, जैसे मान के चलो सोना, ये सर सोना चांदी तथा प्लेटिनम बहुत कम, क्या है, सोना चांदी तथा प्लेटिनम कैसी हैं, बहुत कम धातु
है, बहुत कम अभिक्रियाशील। देखो ये क्या होती है उनकी तुलना में कैसी हैं, बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील धातु हैं, तथा यह संक्षरित भी नहीं होती हैं। ये मत संक्षरित अभी मैंने पढ़ा है ना जंग, तथा होती हैं, तथा यह अच्छे से लिख लो, यह संक्षरित है ना, संक्षरित भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है ये, संक्षरित भी नहीं होती है। चलो, संक्षरित भी नहीं होती, संक्षरित भी नहीं होती। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, यह आघातवर्ध एवं तन्य भी होती है। क्या होती है, यह आघातवर्धय और कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। आघातवर्धय व तन्य होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, आघातवर्धय एवं तन्य होती हैं। इसीलिए तो इनके आभूषण बनाए जा सकते हैं ना, आघातवर्धय एवं तन्य होती है, क्योंकि इनको ताना भी जा सकता है और इनकी चादर की तरह भी फैलाया जा सकता है। जैसे आघातवर्ध्यता हमने पढ़ा था, क्या होती है, किसी भी वस्तु को एक चादर के रूप में फैला देना आघातवर्ध्यता कहलाता है। तन्यता कहते हैं कोई भी धातु जिसको हम किसके एक तार के रूप में खींच सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि सोना, चांदी तथा प्लेटिनम बहुत कम अभिक्रियाशील धातु हैं और यह संक्षरित भी नहीं होती हैं और यह आघातवर्धय व तन्य होती हैं और इस आघातवर्धय तन्य भी होती हैं। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, इसी कारण इनके आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं ना, बनाए जाते। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते, कर लिया होगा आपने नोट। देखो बच्चों, क्वेश्चन करते चलो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए किसी को भी क्लास में। स्किप मत करना, बढ़िया से पढ़ाई करो दम से, परसेंट अगर बनानी है तुम्हें तो। और अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो उसमें कोई क्या करेगा, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा लें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ना। देखो अब मैं तुम्हें बताऊं अगला क्वेश्चन, जैसे हमारा क्या है, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को क्या है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। मान लो सोडियम और सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाँ कैसे भी लिख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, अरे क्या क्या लिखा हो जाता है ना, पोटेशियम है ना, पोटेशियम। तो देखो ये क्या है, हमारी ये सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम भी लिख ले, तथा लिथियम। तो देखो क्या कह रहा है वो, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखते हैं, तेल के अंदर, है ना, तेल के अंदर। अच्छा देखो तेल के अंदर रखने का रीज़न क्या होगा भाई, अभी हमने पढ़ा था जैसे सोडियम के बारे में पढ़ा था कि नहीं, अंदर क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता। तो देखो सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। देखो सबसे बढ़िया बात ये है कि सर ये कह रहे हैं क्योंकि सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, तो हम इनको बता दें, इनको आंसर दे दें। क्या है कि देखो इनको हम आंसर दे देते हैं फटाक से कि सोडियम क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा या एवं भी लिख सकते हैं, तथा लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम तथा लिथियम बहुत, फटाफट लिखते चलिए, बहुत अधिक अभिक्रियाशील क्या होती है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है
अगर इन्हें खुले में, यानी खुली, इनको खुली लिख लेते हैं ना, इनको खुली छोड़ दिया जाए तो यह वायु से क्रिया कर जलने लगेंगी। क्या होता है भाई साहब, सोडियम पोटेशियम लिथियम को बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा ही अभिक्रियाशील धातु है। अगर इन्हें हम खुली छोड़ दें, क्या कर दें, खुली छोड़ दें, है ना, खुली छोड़ दें या खुली छोड़ दें लिख दो यहाँ पे, क्या कर दें, खुली छोड़ दें तो यह क्या करेंगे, वायु से क्रिया कर लेंगी। खुली छोड़ दें तो यहाँ लिख लो, खुली छोड़ दें तो, है ना, खुली छोड़ दें तो यह वायु से क्रिया कर जलने लगेंगी। क्या करने लगेंगी, वायु से क्रिया कर जलने लगेंगी। इसी कारण, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः इसी कारण, या इसी कारण इन्हें तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार लिखा है। तुम्हारा कितना बड़ा होने वाला है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिखा है बहुत शॉर्ट है और बहुत सरल है। अपनी आम भाषा, सोडियम पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। ठीक है, इन्हें हम खुली छोड़ देंगे तो ये क्या कर लेंगी, इन्हें हम अगर खुली छोड़ देंगे तो ये क्या कर लेंगी, वायु और ऑक्सीजन से क्रिया कर, वायु से ऑक्सीजन में घुली रहती है जिससे क्रिया करेंगी और ये आग पकड़ लेंगे। इसी कारण से हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें तेल के अंदर डुबाकर रखते हैं। आइए अब समझ में आ गया हुआ आपको। ठीक है, एल्यूमिनियम देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, मान को अगला क्वेश्चन तुम्हारा एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम कैसी होती है, एल्यूमिनियम में एक भैया अभिक्रियाशील धातु है। कैसी धातु है, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रिया देखो एल्यूमिनियम क्या है, अत्यंत अभिक्रियाशील है ना, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। क्या है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। फिर भी क्या होता है, फिर भी इससे क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम के, कभी सुना होगा ना मम्मी पापा की आवाज़ में, एल्यूमिनियम की भगोनी ले लो, एल्यूमिनियम के बर्तन ले लो। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। फिर भी उससे क्या बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, इससे बर्तन बनाए जाते हैं। फिर भी इससे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर लिख लेते हैं। ठीक, क्या है, एल्यूमिनियम क्या होती है, एल्यूमिनियम बहुत लिख लो, एल्यूमिनियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या है, धातु है। देखो एल्यूमिनियम क्या है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अच्छा, बहुत अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन कारण क्या है कि इसके बर्तन बनाए जाते हैं। कारण ये है, वो तो बहुत अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन ये क्या करती है, लेकिन ये क्या करती है भाई साहब, ठंडे व गर्म जल के साथ क्या करती है, ठंडी होगी या गर्म होगी तब वो क्या करेगी, कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं करेगी। लेकिन यह ठंडे व गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती, लेकिन यह ठंडे इधर लिख लो, ठंडे व गर्म, अच्छा लिख देता हूँ, गर्म
जल के साथ क्या नहीं करती, क्रिया नहीं करती, क्या नहीं करती, क्रिया नहीं करती है। देखो गर्म जल के साथ ठंडे एवं गर्म जल के साथ में क्या नहीं करती, क्रिया नहीं करती है। इसी कारण क्या करती है, क्रिया नहीं करती है तथा यह नहीं करती है। तो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, और ये ऊष्मा की भी अच्छी क्या होती है, तथा यह ऊष्मा की अच्छी स्वचालक होती है, ये भी लिख लो। तथा यह ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी होती है। अच्छी ऊष्मा की सुचालक भी है, इसलिए एल्यूमीनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। इसलिए एल्यूमीनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। एल्यूमिनियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन ये ठंडे व गर्म के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करेगी। जल ठंडा है कोई क्रिया नहीं, जल गर्म है कोई क्रिया नहीं। और हम सब बर्तन खाना बनाने वाले बर्तनों का उपयोग क्या करते हैं, ठंडा जल या गर्म जल के लिए। और क्या करेंगे, उनमें हमको कोई धातु भर के थोड़ी ना रखना है, तब वो इनके साथ क्रिया नहीं कर रही, तो हम इसका उपयोग किस में कर सकते हैं, कैसे में कर सकते हैं, खाना बनाने वाले बर्तनों के रूप में कर सकते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिए यहाँ पे। तो देखिए एक्वारेजिया, वैसे ये क्वेश्चन लगभग इतना आया तो नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। एक्वारेजिया किसे कहते हैं, एक ऐसा एक्वारेजिया सांद्र HCl। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या रहता है, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO हाइड्रोजन नाइट्रेट है ना, क्या रहता है, मान के चलो एक्वारेजिया एक सांद्र विलयन HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में बना ताज़ा मिश्रण होता है। कैसा होता है, एक प्रकार का ताज़ा मिश्रण होता है। ये कैसा होता है, ताज़ा मिश्रण होता है। अच्छा, ताज़ा मिश्रण होता है। इस मिश्रण का उपयोग हम किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे सोना है प्लेटिनम है को गलाने में किया जाता है। किन चीज़ों में किया जाता है, सोना प्लेटिनम को गलाने के लिए। जैसे मान के चलो तुम जो सोना चांदी होते हैं, जो ठोस क्या है, ठोस है, ये क्या है, थोड़ा ठोस है, तो इनको गलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक्वारेजिया का। जो क्या इसका एक सांद्र विलयन होता है, जिसमें HCl HNO3 का 3:1 का विलयन होता है, जो कि किस काम में लाया जाता है, सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के काम में लाया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से समझ से चलिए। इसके बाद में आता है हमारा एनोडीकरण। अच्छा, एनोडीकरण क्या होता है, देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है। ये क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है, जिसमें धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक क्या होती है, ऑक्साइड की परत बनाई जाती है। कोई भी धातु है हमारे पास, मेरे पास एक धातु का टुकड़ा है, मान लो ये मेरे पास धातु है, ठीक है, ये धातु है, तो इसके कण, धातु के कण कैसे होते हैं, मैंने कल इन चीज़ों को तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था पिछली क्लास में, तुम अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है, नोट डाउन भी किया होगा और याद भी किया होगा। अच्छे बच्चे कभी कहने के पात्र नहीं होते, वो स्वयं ही कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक धातु है, इसके कण कैसे होंगे, पास होंगे, इसीलिए तो ये कठोर होगी। तो धातु की सतह पर, अब इसकी सतह कौन सी होगी, ये ऊपर वाली, ये इसकी सतह होगी चारों तरफ, ये इसकी सतह होगी। इसकी सतह पर क्या होता है, सुरक्षात्मक, यानी कि मान के चलो इसको सुरक्षा प्रदान कर दी जा रही है। क्या कर दी जा रही है, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सुरक्षात्मक ऑक्साइड की क्या लगाई जाती है, परत लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, एक परत बनाई जाती है। प्रक्रिया आमतौर पर किसमें की जाती है, एल्यूमिनियम में की जाती है। काम की जाती है एल्यूमिनियम बनाने में की जाती है। ठीक है, समझ में आया। अमलगम क्या है, देखो ये क्वेश्चन लगभग ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये तुम्हारे मेरे को रेड एरिया पे है, जो तुम्हारे आने वाले हैं संभवतः, ये तुम्हारे पास
पास रेड एरिया वाले। इन क्वेश्चनों में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक्वारेजियम, मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ, बच्चों को बहुत समस्या आती है। एक्वारेजियम, एनोडीकरण और अमलगम क्या होता है? तो देखिए अमलगम, जब किसी मिश्रातु के निर्माण में एक धातु पारा यानी मरकरी, पारा जैसे हम सोडियम में बोलते पारा मरकरी होता है, वह हम क्या कहता है? मिश्रातु अम्लगम कहलाता है। जब किसी मिश्रातु का ऐसा मिश्रण बना है जिसमें एक धातु कैसी हो जाए? पारा दो। पारा मतलब कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कोई धातु हो या मरकरी हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? अमलगम कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर की ये क्वेश्चन थे जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए, नोट कर लो। इसके बाद मैं थोड़ी सी डिस्कस और करने वाला हूँ तुमसे फटाफट। तो देखिए इसके बाद में इससे और भी ऐसे एक दो क्वेश्चन है जो हमारे रह गए होंगे, हम उनको भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? हमारा गलनांक है, क्वथनांक है। ठीक है, ये हमारी चीज़ है। गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है? तो बाह्य स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव्य किस में बदल जाए? गैस में बदल जाता है, वही गलनांक होता है हमारा, वो सॉरी क्वथनांक होता है। गलनांक क्या है? ठोस की कोई बाह्य स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव्य में बदल जाए, वो उसका गलनांक होगा। तो ये चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़कर आए हुए हैं, तो इनको हमको इन पर इतना फोकस करने की आवश्यकता है नहीं है। फिर विद्युत की चालकता, कुचालकता, ये हमने सब पढ़ ही लिया है। तो आपको आई होप ये चैप्टर शानदार समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये भी कमेंट करें और हमको सपोर्ट करते रहें।